हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ये कक्षा 10 पाठ 1 का लघुत्तरीय एवं दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। इसके 2 सेशन बहुविकल्पी के आपके पास पहुंच गए हैं। ये तीसरा सेशन है लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों का। तो चलिए, जो बहुविकल्पी प्रश्न आपके पास पहुंचे हैं उन्हीं के द्वारा ये लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे। साथ में स्क्रीन पर कुछ लाइनें आपके सामने आएंगी और हम व्याख्या भी करेंगे। तो कुल मिलाकर आपको और ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की, याद करने की ज़रूरत रहेगी। तो पहला प्रश्न है, राष्ट्रवाद की सर्वप्रथम अभिव्यक्ति 1789 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति में हुई। समझिए, राष्ट्रवाद की सर्वप्रथम अभिव्यक्ति 1789 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति में हुई। तो आपको जैसे कि पहले बता चुका हूँ, 1789 में फ्रांस का शासक लुई 16वां था। अयोग्य शासक सिद्ध हुआ। वहाँ शासन पर कुलीनों और पादरियों का प्रभुत्व था। ये दोनों तीसरे वर्ग पर कर लगाते रहे। अत्याचार का शासन था वहाँ पे। तीसरे वर्ग का कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। इनके खर्चे विलासितापूर्ण थे। साथ में खुद तो कंगाल थे, अमेरिका की मदद करने चले थे, उस पे और कर्जे में डूब गए। अमेरिका से वापस कर्जा भी नहीं मिला। वो इनके राज दरबार में खर्चे बढ़ते गए। उन खर्चों की पूर्ति के लिए तीसरे स्टेट को बुलाया स्टेटस जनरल की बैठक में, जिसके 600 सदस्य थे। 300 पादरी वर्ग के, 300 कुलीन वर्ग के, 600 तीसरे स्टेटस के। अभी 1200 सदस्यों को बैठक बुलाई। वहाँ पे करों का बोझ डालना चाहा। खुद तो नहीं सोच पा रहे हैं कि हम और कोई से संसाधन जुटाएं। एकमात्र इनको विकल्प दिखता था तीसरा स्टेट्स। और वहाँ पे बाराबारी का दर्जा न मिलने के कारण मिराबो के नेतृत्व में तीसरे स्टेट्स के सदस्य यानी 600 सदस्य उठकर चले गए। मिराबो के नेतृत्व में जाके टेनिस कोर्ट के मैदान में शपथ लेते हैं। वहाँ पे अफवाह ये फैली थी कि राजा बाहर से कुछ अराजक तत्वों को बुला रहा है जो फ्रांस में कत्लेआम करवाएगा। तो वहाँ जनरल स्टेटस के बैठक के बाद टेनिस कोर्ट के मैदान में मिराबो सभी सदस्यों को लेके जाता है, शपथ लेता है कि हम राजा, शासन, पादरी लोगों के खिलाफ क्रांति करेंगे। और क्रांति 14 जुलाई 1789 को प्रारंभ हो जाती है। ये कहानी के तौर पे आप पढ़ते रहना है, लिखते रहना है, याद करते रहना है। और साथ में जो बहुविकल्पी प्रश्न आपके सामने दिए हैं, आपके सामने भेजे हैं, उनसे भी इन प्रश्नों को सेट करना है। तो जैसे आपकी स्क्रीन पर है, यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना के विकास का सर्वप्रथम परिणाम फ्रांस की 1789 ईस्वी की क्रांति में देखने को मिला। फ्रांस में राष्ट्र की भावना व्यापक रूप से विकसित हुई। वहाँ के बुद्धिजीवियों, अनेक क्रांतिकारी नेताओं
और विद्रोह के लिए तैयार जनता ने मिलकर राजतंत्र का विरोध किया। जिस समय 1789 ईस्वी में फ्रांस में पहली क्रांति हुई, उस समय वहाँ का शासक, वहाँ का राजा लुई 16वां था। वह एक निरंकुश तथा पूर्णतः अयोग्य शासक था। वह अपनी शान शौकत को बनाए रखने के लिए राजकोष का दुरुपयोग कर रहा था। फ्रांस के धनी सामंत, कुलीन और पादरियों को जो सुविधाएं प्राप्त थीं, वे साधारण जनता को प्राप्त नहीं थीं। देश में कानून भी सभी के लिए समान नहीं था। इन स्थितियों में ही देश के किसानों, मध्यम वर्ग और साधारण जनता ने राजा और उसके शासन के प्रति असंतोष व्यक्त करना शुरू कर दिया। राष्ट्रवादी नेताओं, बुद्धिजीवियों तथा रूसो और वॉल्टेयर जैसे दर्शकों के विचारों का उन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। वे फ्रांसीसी शासन के प्रति विद्रोही हो उठे और अंततः इसी के परिणाम स्वरूप 1789 ईस्वी में फ्रांस में एक क्रांति हुई, जिसने न केवल फ्रांस को वरन समस्त यूरोप को प्रभावित किया। इस क्रांति के कारण ही फ्रांस में राजतंत्र समाप्त हो गया। फ्रांस के राजा और उसकी रानी को मौत के घाट उतार दिया गया तथा राजतंत्र के स्थान पर प्रभुसत्ता फ्रांस के नागरिकों के हाथों में आ गई। 1793 में, जैसा कि बहुविकल्पी से भी आपको सहायता मिलेगी इसमें, 1793 में गिलोटीन पर लुई 16वां और मेरी अंतोनेट का धड़ रखकर सर का धड़ से अलग कर दिया गया। 1794 में वहाँ की मुद्रा को समाप्त किया गया। 1804 में चल के नेपोलियन वहाँ का शासक बनता है। तो ये सारे प्रश्नों को बहुविकल्पी में भी आपके पास भेजा हूँ। उन प्रश्नों को भी यहाँ सेट करने के बाद आप 2 पन्ने, 2.5 पन्ने, 3 पन्ने, जैसा आपके पास समय रहे कोशिश ये करें ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी राइटिंग में एक नोटबुक बनाएं और उन बहुविकल्पी प्रश्नों को यहाँ पे सेट करने की कोशिश करें। तो चलिए अब हम आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, नेपोलियन के द्वारा प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन क्या किया गया? क्या किया गया? समझिए ये प्रश्न। नेपोलियन के द्वारा प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन क्या किया गया? तो नेपोलियन जब 1789 की क्रांति होती है तो वहाँ पे एक साधारण नागरिक था। वो नेपोलियन की क्रांति के समय अपने को शांत रखा, पर जब नेपोलियन की क्रांति होने के बाद राजा रानी को फांसी होने के बाद नेपोलियन ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया। 1796, 97, 98 मतलब लगातार अमेरिका, रूस, प्रूसा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया आदि पर आक्रमण करने लगे और देशों को मजबूर किया फ्रांस की अधीनता स्वीकार करने के लिए। इससे नेपोलियन का वर्चस्व विश्व में बढ़ता गया और देश नेपोलियन से भयभीत होते चले गए। नेपोलियन के
नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया, वहाँ उसने अनेक सुधारों को आरंभ किया। उसने 1804 ईस्वी में एक नागरिक संहिता बनवाई, जिसे नेपोलियन संहिता के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि नागरिक संहिता हो या नेपोलियन संहिता हो, दोनों एक ही नाम हैं। इसके आधार पर प्रशासनिक दृष्टि से अनेक उल्लेखनीय कार्य किए। तो इन कार्यों का संक्षिप्त रूप में वर्णन हम करेंगे और उनको आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये जो इनके कार्य हैं, जैसे कि जन पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिया गया। नेपोलियन ने जन पर आधारित विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया। फिर नंबरिंग डाल के भी लिख सकते हैं, नंबरिंग डाल के लिखेंगे तो अच्छी बात रहेगी। कानून की दृष्टि से सभी की समानता पर ध्यान दिया गया। जन पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिया गया। तो इसका अर्थ ये हुआ कि समानता को बढ़ावा दिया गया। यानी कानून की दृष्टि से सभी की समानता पर ध्यान दिया गया। संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया। वो तीसरे स्टेट्स का व्यक्ति हो या कुलीन वर्ग का या पादरी वर्ग का, सभी के संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया। डच गणतंत्र स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में प्रशासनिक विभाजन को सरल बनाया गया। सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। जैसा कि कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग थे, जब राजा लुई 16वां था तब वहाँ पे सामंती व्यवस्था थी, तो उस सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। किसानों को भूदासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्त कर दिया गया। आप किसान स्वतंत्र होकर अपने कामों को, अपने व्यवसाय को, अपने कृषि को, अपने धंधे को करते। उनको जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति मिल गई। जैसा कि पादरी वर्ग या कुलीन वर्ग, इनके ऊपर कर का बोझ डाले थे, उन कर के बोझों से इनको मुक्ति मिली। नगरों में कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रण को हटा दिया गया। जो सामंती वर्ग के संघ थे या उनके नेता थे, उन नेताओं के नियंत्रण को भी हटाया गया। यातायात और संचार सुविधाओं में सुधार किया गया। इन सुविधाओं के आधार पर वे अपने कृषि या व्यापार या उद्योग धंधों में आगे बढ़ने लगे। तो फ्रांस में नेपोलियन द्वारा अनेक सुधार किए गए। वहीं सुधारों का प्रतिफल फ्रांस को मिला भी कि विश्व में फ्रांस पहले स्थान पर उभर कर आया। चलिए अब हम तो आप आखिरी में भी ये लिखेंगे, जहाँ तक हमारा विचार है, फ्रांस को कर्जे से, गरीबी से उबारने में, विश्व स्तर पर पहले स्थान पर लाने में नेपोलियन का सर्वश्रेष्ठ योगदान था। ऐसा जरूर लिखेंगे आखिरी में। अब प्रश्न नंबर 3, पहली क्रांति जुलाई 1823 ईस्वी में फ्रांस में प्रारंभ हुई, वर्णन करें। पहली क्रांति जुलाई 1823 में फ्रांस में प्रारंभ हुई, वर्णन करें।
चलिए, ये तीसरा प्रश्न है। तो इस क्रांति के बारे में आपको हम बताते हैं कि क्रांति हुई कैसे, राजा कौन बना, क्या यूरोप पे इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो 1830 में, ये तो हम 1789 की क्रांति आप पढ़ चुके। फिर नेपोलियन के बारे में पढ़े आप। 1804 में वो शासक बनता है, प्रशासनिक सुधार कार्य किए, विश्व के अनेक देशों पर आक्रमण किया। पर कहते हैं कि अत्याचार ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला रहता। 1815 में नेपोलियन का पतन हुआ, देश निकाला दे दिया गया। 1821 में नेपोलियन की मृत्यु हो जाती है और फिर फ्रांस अराजक तत्वों के बीच फंस जाता है। वहाँ पे शासन व्यवस्था ठप हो जाती है, वहाँ पे कोई नियम कानून नहीं रह जाता और इसका परिणाम होता है कि फ्रांस की जनता में क्रांति की भावना उत्पन्न होती है। तो पहली क्रांति जुलाई 1823 में फ्रांस में, जैसा कि राजतंत्रीय रूढ़वाद के विरुद्ध उदारवादी राष्ट्रवादियों के नेतृत्व में जो क्रांतिकारी प्रयास हुए, उनमें पहली क्रांति होने का श्रेय फ्रांस को मिला। आपसे पूछा जाता है कि यूरोप में सर्वप्रथम राष्ट्रवाद कहाँ से प्रारंभ हुआ, तो आपका उत्तर होता है फ्रांस से। 1823 ईस्वी में फ्रांस में पहला विद्रोह अथवा राजक्रांति हुई। इस क्रांति में रूढ़वादी ताकतों को परास्त कर दिया गया। जैसा कि पहले बताया, लुई 16वां आतंक का पर्याय बना था। फिर नेपोलियन देश को सुधारने में योगदान करता है, पर 1815 में जब नेपोलियन का पतन होता है तो फ्रांस फिर सामंतवादी व्यवस्था के चक्र में फंस जाता है और वहाँ पे क्रांति करके रूढ़वादी ताकतों को परास्त किया जाता है। इसके बाद एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना होती है और शासक लुई फिलिप को इसका अध्यक्ष बनाया गया। इस घटना का सारे यूरोप पर प्रभाव पड़ा और वहाँ भी विद्रोह हुई। फ्रांस के संदर्भ में मेटरनिक का एक वाक्य बहुत ही मशहूर है, कई बार पेपरों में परीक्षाओं में पूछा गया है और उसके अंत में ये यूरोप के संबंध में मेटरनिक ने कहा, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये प्रश्न भी बहुविकल्पी में आपको दिया हूँ। ऐसे प्रश्नों को यहाँ सेट करना है। उन बहुविकल्पी प्रश्नों के द्वारा लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा नोटबुक में लिखने की कोशिश करना, याद करने की कोशिश करना। फ्रांस की इस क्रांति से प्रेरित होकर ब्रुसेल्स में भी विद्रोह भड़क गया, जिसके फलस्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग हो गया। इस क्रांति का पूरे यूरोप पर प्रभाव पड़ा, वो चाहे फ्रांस हो, चाहे ब्रिटेन हो, इटली हो, जर्मनी हो, जापान हो, अमेरिका हो। फ्रांस की 1830 की क्रांति का पूरे यूरोप पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि राजतंत्र को या सामंतवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंका और जनतंत्र, लोकतंत्र व्यवस्था यूरोप के देशों ने अपनाई।
तो बहुविकल्पी प्रश्नों के द्वारा इसको और आप बढ़ा के नोटबुक में लिखें। पहले बहुविकल्पी प्रश्नों को आप पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, 1 बार नोटबुक में लिखेंगे, आपको याद हो जाएगा। उन प्रश्नों को यहाँ आपको सेट करना रहेगा। थोड़ा बहुत हम बता भी रहे हैं, व्याख्या भी कर रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे भी थोड़ा है, वो भी देखना है, व्याख्या भी देखना है और अपना दिमाग लगाकर उन बहुविकल्पी प्रश्नों को यहाँ सेट करना है। अगला प्रश्न है, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम और कुस्तुनतुनिया की संधि। तो ये कुस्तुनतुनिया की संधि से ही यूनान को स्वतंत्रता मिलती है। बहुविकल्पी प्रश्न में रहेगा, किस संधि के द्वारा यूनान को स्वतंत्रता प्राप्त हुई? कुस्तुनतुनिया की संधि। यह कब प्राप्त हुई? 1832 में। तो 1823 से 1848 ईस्वी के मध्य यूनान के स्वतंत्रता संग्राम ने भी यूरोप के शिक्षित वर्ग को प्रभावित किया और उसमें राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया। यूनानियों को आज़ादी का यह संघर्ष 1821 ईस्वी से ही आरंभ हो गया। जो यूनान की जनता थी वो आज़ादी के लिए संघर्ष 1821 में चालू किया। 15वीं शताब्दी से यूनान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा बना हुआ था। यूनानियों के आज़ादी के इस संघर्ष में उन्हें पश्चिमी यूरोप में निर्वासन में रह रहे यूनानियों का समर्थन भी प्राप्त हुआ। ये लोग प्राचीन यूनानी संस्कृति में विश्वास रखते थे, उन परंपराओं में विश्वास रखते थे, उन सभ्यताओं में विश्वास रखते थे। इस समय यूरोप के कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताकर उसकी प्रशंसा की और इस मुस्लिम साम्राज्य के लिए जनमत जुटाने में भी अपना सहयोग दिया। सुप्रसिद्ध अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन ने यूनान के लिए धन एकत्रित किया और स्वयं भी वो इस युद्ध में शामिल हुआ, जहां बुखार होने के कारण 1824 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। परंतु यूनानियों को स्वतंत्रता संग्राम से कोई डिगा नहीं पाया। यूनानियों के स्वतंत्रता संग्राम के मध्य अंततः 1832 ईस्वी में एक संधि होती है। उस संधि का क्या नाम था भाई? कुस्तुनतुनिया की संधि। इस कुस्तुनतुनिया की संधि के बाद यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिल जाती है। यूनान अपने आज़ादी को प्राप्त कर लेती है। यूनान में आज़ादी का जश्न मनाया जाता है। तो यूनान से संबंधित या कुस्तुनतुनिया से संबंधित जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं उनको भी यहाँ सेट करना है। 1823 में, 1832 में, 1823 तक चलती है। 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि होती है। 1821 से क्रांति होती है। 1824 में उस कवि की मृत्यु हो जाती है जो यूनान की संस्कृति के लिए, यूनान की आज़ादी के लिए धन इकट्ठा किया। तो उन प्रश्नों को भी यहाँ पे सेट करना है आपको। और ज़्यादा से ज़्यादा नोटबुक में जितना ज़्यादा लिखोगे उतना अच्छा रहेगा और उतना ही आप नंबर के हकदार हो जाएंगे। आपका पेपर अच्छा से अच्छा होगा, नंबर अच्छे मिलेंगे। तो अगला क्वेश्चन है,
भूखमरी, अभाव और बेरोजगारी के कारण 1848 ईस्वी में पेरिस में विद्रोह हुआ। वर्णन करें। भूखमरी, प्रश्न है, भूखमरी, अभाव और बेरोजगारी के कारण 1848 ईस्वी में पेरिस में विद्रोह हुआ। उस विद्रोह का वर्णन करें। तो जैसा कि आपको बताया, 1830 में जो फ्रांस में क्रांति हुई थी, उस क्रांति के फलस्वरूप पूरे यूरोप में क्रांति का दौर चला। कोई भी देश, कोई भी यूरोपीय देश इससे अछूता नहीं रहा। 1830 में जो पेरिस में क्रांति होती है, उसके द्वारा वहाँ का शासक लुई फिलिप को चुना जाता है। 1830 में लुई फिलिप शासक बनता है। शासन तो सही तरीके से चल रहा था। राजा जनता की भावनाओं की कद्र कर रहा था, जनता की कठिनाइयों की ओर ध्यान दे रहा था, फ्रांस के विकास पर जोर दे रहा था। पर उसी समय 1842-43 में सूखा पड़ जाता है। कुछ भाग में, फ्रांस के कुछ भाग में सूखा पड़ जाता है और कुछ भाग में अत्यधिक बारिश होती है, बाढ़ आ जाती है। इस सूखा और बारिश के कारण यूरोप में भूखमरी, विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों और जन विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जनसंख्या वृद्धि, रोजगार की समस्या और निर्धनता का परिणाम ये निकला कि वहाँ की जनता क्रांति के ऊपर आ गई, सड़कों पर आ गई, राजा के खिलाफ क्रांति कर दिया। ये नहीं कि राजा योग्य नहीं था, पर प्राकृतिक आपदा के कारण, और जो कि 1842-1843 में हुई, इस आपदा से निपटने में लुई फिलिप असफल रहा और जनसंख्या वृद्धि तेजी से बढ़ रही थी। रोजगार की समस्या थी, लोग निर्धनता झेल रहे थे। उनके पास खाने के लिए भोजन नहीं था, रहने के लिए निवास स्थान नहीं था, और वो लोग यानी कि फ्रांस की जनता सड़कों पर आ गई, क्रांति कर दिया। परिणाम निकला 1848 ईस्वी में यूरोपीय देशों में भी गरीबी, बेरोजगारी तथा भूखमरी से तंग आकर वहाँ के किसानों और मजदूरों ने विद्रोह प्रारंभ कर दिया। यानी कि पूरे यूरोप में इस क्रांति का प्रभाव पड़ता है। 1848 ईस्वी में इन्हीं कारणों से फ्रांस की राजधानी पेरिस के लोग सड़कों पर उतर आए, अपनी मांग रखने लगे शासन के सामने। मांग ना माने जाने के खिलाफ उन्होंने विद्रोह कर दिया। स्थान स्थान पर अवरोध लगा दिए गए और लुई फिलिप को भागने के लिए विवश होना पड़ा। इस विद्रोह के फलस्वरूप ही राष्ट्रीय सभा के द्वारा एक नवीन गणतंत्र की घोषणा की गई। साथ ही 21 वर्ष से अधिक आयु के सभी वयस्क पुरुषों को मत देने का अधिकार दिया गया। साथ ही काम के अधिकार की गारंटी दी गई। रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कारखाने स्थापित किए गए और दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। अंतिम रूप से दास प्रथा को फ्रांस से 1848 में
समाप्त कर दिया गया। तो इस पर भी बहुविकल्पी में प्रश्न आपके सामने हैं। उन बहुविकल्पी प्रश्नों को जितनी अच्छी तैयारी कर लेंगे उतनी अच्छे से लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की व्याख्या आप कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, सिलेसिया में बुनकरों का विद्रोह। सिलेसिया में बुनकरों का विद्रोह। पेरिस के विद्रोह से पूर्व सिलेसिया में भी वहाँ के बुनकरों ने व्यापक स्तर पर विद्रोह किया। उनका यह विद्रोह ठेकेदारों के खिलाफ शुरू हुआ, जो उन्हें कच्चा माल देकर उनके द्वारा बुना हुआ कपड़ा लेता था, परंतु उन्हें बहुत कम दाम पर देते थे। उनके कच्चे माल को सस्ते रेट पर लेकर और उससे निर्मित सामान को महंगे दामों में बेचना इन ठेकेदारों का काम था। इस प्रकार इन ठेकेदारों के कारण सिलेसिया के श्रमिकों की दशा अत्यंत शोचनीय हो गई, दयनीय होती जा रही थी। इसी के विरोध में 4 जून 1848 को बुनकरों की एक भीड़ अपने घरों से निकली। जो वहाँ के बुनकर थे सब आपस में विचार विमर्श किए और 4 जून 1845 को ये अपने अपने घरों से निकले और एक ठेकेदार की कोठी पर पहुँच गए। वह अधिक मजदूरी की मांग कर रहे थे। यह भीड़ ठेकेदारों के घर में जबरन घुस गई और उसके घर की सभी वस्तुओं को तोड़ दिया। ठेकेदार के घर के भंडार गृह में घुसकर भीड़ के एक समूह ने वहां रखे कपड़े के भंडार को लूटकर उसे नष्ट कर दिया। ठेकेदार अपने परिवार के साथ पास के एक गांव की ओर भाग गया। यद्यपि उस गांव के लोगों ने उसे शरण देने से मना कर दिया। क्यों मना किया? यानी कि वो एक आतंक का पर्याय बन गया था, लोगों के लिए नई नई मुसीबतें खड़ी कर रहा था। उनके द्वारा किए गए कामों का उचित दाम नहीं दे रहा था। 24 घंटे बाद वह सेना की सहायता से वापस लौटा। इसके बाद बुनकरों और सैनिकों में जो टकराव हुआ उसमें 11 बुनकरों को गोली मार दी गई। तो ये था यहाँ के बुनकरों की दशा का वर्णन। अब अगला प्रश्न पे आ जाते हैं। जर्मन नेशनल असेंबली की जीत और फ्रैंकफर्ट संसद। जर्मन नेशनल असेंबली की जीत और फ्रैंकफर्ट संसद के बारे में लिखिए। तो चलिए इस प्रश्न का व्याख्या हम करते हैं। सर्व जर्मन नेशनल असेंबली की जीत और फ्रैंकफर्ट संसद के बारे में हम आपको बताते हैं। इस समय फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो-हंगेरियन साम्राज्य के उदारवादी मध्यम वर्गों द्वारा राष्ट्रीय एकीकरण हेतु क्रांतिकारी प्रयास किए गए और जर्मनी में सर्व नेशनल असेंबली की जीत हुई। जर्मन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने मिलकर फ्रैंकफर्ट शहर में हुए मतदान में नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान किया। सर्व नेशनल असेंबली की जीत
के उपरांत सेंट पॉल चर्च को 18 मई 1848 को फ्रैंकफर्ट संसद में जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों ने अपना स्थान ग्रहण किया। कितने प्रतिनिधि थे? 1831। फ्रैंकफर्ट संसद में जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों 1831 प्रतिनिधि थे ने अपना स्थान ग्रहण किया। उनके द्वारा एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया गया। इस नए राष्ट्र राज्य की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपने का निश्चय किया गया जिसे संसद के अधीन रहना था, यानी कि अब वो तानाशाही नहीं कर सकता था, मनमानी नहीं कर सकता था, सामंतवादी व्यवस्था नहीं चला सकता था। अब उसको संसद के अधीन रहकर ही देश का संचालन करना था। इसके लिए सेंट पॉल चर्च में आयोजित फ्रैंकफर्ट संसद की अध्यक्षता हेतु प्रुसा के राजा फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को न्योता दिया गया। फ्रैंकफर्ट संसद की अध्यक्षता हेतु प्रुसा के राजा फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को न्योता दिया गया और उन्हें ताज पहनाने की पेशकश की गई, परंतु उसके द्वारा यह पेशकश अस्वीकार कर दी गई। इससे कुलीन वर्ग और सेना वर्ग का विरोध बढ़ गया। सेना को बुलाया गया और असेंबली को भंग कर दिया गया। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया और प्रुसा के बिस्मार्क द्वारा जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व। जैसा कि बहुविकल्पी प्रश्नों में आपको बताया जा चुका है, जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? बिस्मार्क ने। बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया। जर्मनी के संबंध में इनको लौह पुरुष कहा जाता है। जैसे कि भारत के संबंध में सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। तो जो काम भारत के संबंध में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, वही काम जर्मनी के एकीकरण में प्रुसा के शासक बिस्मार्क ने किया। नेशनल असेंबली भंग होने के बाद जर्मनी में प्रुसा के ऑटो वन बिस्मार्क द्वारा नेशनल असेंबली भंग हो गई। उसके बाद जर्मनी में प्रुसा के ऑटो वन बिस्मार्क द्वारा जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व संभाला। बिस्मार्क के नेतृत्व में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से हुए युद्धों में प्रुसा की जीत हुई और जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। इसके बाद 1871 ईस्वी में वर्साय में हुए एक समारोह में प्रुसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। प्रश्न बहुविकल्पी में आपके पास रहेगा 1871 में प्रुसा के किस राजा को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया? तो वही राजा विलियम प्रथम हैं। 18 जनवरी 1871 को वर्साय के महल के अत्यधिक ठंडे शीश महल में जर्मन राज्यों के राजकुमारों, सेना के प्रतिनिधियों और प्रमुख मंत्री ऑटो वन बिस्मार्क सहित प्रुसा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की एक बैठक हुई। 18 जनवरी 1871 को वर्साय के महल में एक बैठक हुई जिसमें जर्मन राज्यों के राजकुमारों, सेना के प्रतिनिधियों, प्रमुख मंत्री ऑटो वन बिस्मार्क सहित
प्रशा के महत्वपूर्ण मंत्रियों ने बैठक में शामिल होना स्वीकार किया। इस सभा में प्रशा के काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में इस सभा में प्रशा की काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की गई। चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा गया है, 3 विद्वान के नाम दिए गए हैं। ज्यूसेppe मैत्सिनी, काबोर और गैरिबाल्डी का इटली के एकीकरण में क्या योगदान था? यह प्रश्न रहेगा। ज्यूसेppe मैत्सिनी, काबोर और गैरिबाल्डी तथा इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करें। या इटली के एकीकरण में मैत्सिनी, काबोर और गैरिबाल्डी का क्या योगदान था? तो चलिए इस प्रश्न की व्याख्या करते हैं। जैसा कि मेजनी शुरुआत में इटली के एकीकरण में मेजनी ने बहुत कोशिश की, बहुत आंदोलन, आवाज़ें उठाई, आंदोलन किए, जनता के बीच में प्रचारित किया कि इटली के एकीकरण से ही हमारे देश का, इटली का विकास हो सकता है। पर मैत्सिनी पूर्ण रूपेण सफल नहीं हुआ। मैत्सिनी की इन भावनाओं की कद्र लोगों ने किया, पर जैसी सफलता मिलनी चाहिए वैसी सफलता नहीं मिली। 1830 के दशक में ज्यूसेppe मैत्सिनी या मेजनी ने एकीकृत इटली गणतंत्र के लिए एक सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इटली के एकीकरण से संबंधित अपने प्रयासों की दिशा में उसके द्वारा मार्सेई नामक स्थान पर एक गुप्त संगठन की स्थापना की गई, गठन किया गया। वो गुप्त संगठन क्या था भाई? यंग इटली या यंग यूरोप। तो मार्सेई नामक स्थान पर एक गुप्त संगठन यंग इटली का गठन किया गया। इसी प्रकार इटली में यंग यूरोप नामक संगठन का भी गठन किया गया। मैत्सिनी ने अपने संगठन के सदस्यों और अपने समर्थकों के साथ इटली के एकीकरण हेतु प्रयास शुरू किए। उसके नेतृत्व में कई बार क्रांतिकारी विद्रोह हुए, परंतु 1831 से 1848 ईस्वी के मध्य क्रांतिकारी विद्रोहियों को असफलता ही प्राप्त हुई। मेजनी इटली का एकीकरण करने में असफल हो गया। इसके बाद सार्डिनिया पीडमोंट के राजा विक्टर एमेनुएल द्वितीय के प्रमुख मंत्री काबोर ने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसने इतावली एकीकरण के आंदोलन का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। यद्यपि वह न तो एक क्रांतिकारी था और न ही उसकी जनतंत्र में कोई आस्था थी। इतावली अभिजात वर्ग के समस्त अमीर और शिक्षित सदस्यों की तरह वह इतावली भाषा से कहीं अधिक फ्रेंच भाषा बोलता था। उसकी जो मातृभाषा थी वो इतावली थी, पर वो इतावली भाषा को महत्व न देके फ्रेंच भाषा को महत्व देता था और वही भाषा, फ्रेंच भाषा ही ज़्यादा बोलता था, ज़्यादा प्रयोग करता था। फ्रांस में से सार्डिनिया पीडमोंट की एक कूटनीतिक संधि हुई। फ्रांस से सार्डिनिया पीडमोंट की एक कूटनीतिक संधि हुई,
जिसमें काबूर का ही याद था। जैसा कि पहले ही बता चुका हूँ, वो इटावली भाषा में भी विश्वास नहीं करता था, फ्रेंच भाषा में विश्वास करता था, फ्रांस की तरफ झुकाव था, फ्रांस से उसको लगाव था। किसका? काबूर का। तो ये जो फ्रांस से सार्डिन या पिडमेंट की एक कूटनीतिक संधि होती है तो उसमें काबूर का ही हाथ रहता है। 1859 ईस्वी में वह ऑस्ट्रिया को हराने में भी सफल रहा। 1859 ईस्वी में काबूर ऑस्ट्रिया को हरा देता है। ऑस्ट्रिया से हुए इस युद्ध में सेना के अतिरिक्त ग्यूसेपे गैरीबाल्डी, ये तीसरा व्यक्ति है ग्यूसेपे गैरीबाल्डी। आप मेजनी के बारे में समझें, फिर काबूर के बारे में समझें, अब तीसरा व्यक्ति की क्या भूमिका है वो भी यहाँ समझें। ग्यूसेपे गैरीबाल्डी के नेतृत्व में सशस्त्र स्वयं सेवकों ने भी भाग लिया। ये कोई प्रशासनिक आदमी नहीं, कोई राजनीतिक आदमी नहीं, इसकी अपनी एक संस्था, इसके अपने एक स्वयं सेवक थे। तो उन स्वयं सेवकों ने भी भाग लिया। अंततः काबूर और गैरीबाल्डी को अपने संयुक्त प्रयासों द्वारा काबूर राज्य से सहायता प्राप्त एवं फ्रांस की सहायता करने के लिए उत्साहित, फ्रांस से सहायता प्राप्त और गैरीबाल्डी की स्वयं सेवक अपने संयुक्त प्रयासों द्वारा अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सफल हुए, सफलता मिल गई। 1861 ईस्वी में इटली का एकीकरण पूरा हो गया। प्रश्न रहेगा आपका बहुविकल्पी में, इटली का एकीकरण का कार्य कब पूरा हुआ? यहाँ पे 1861 है, तो इसलिए बार बार आपको बोल रहा हूँ कि बहुविकल्पी प्रश्नों को इतनी बार पढ़ें, नोटबुक में लिखें कि आपके दिमाग में, आपकी जुबान पे सारे प्रश्न आ जाएं और उन प्रश्नों को लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में सेट करके आप ज़्यादा से ज़्यादा नोटबुक में लिखने का प्रयास करें और साथ में आप लिखने की स्पीड भी बनाएं और उसका जब आपका पेपर हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का प्रयास करें और अच्छे से अच्छे नंबर के हकदार बने। और इमैनुएल द्वितीय संयुक्त इटली का शासक, अब इटली का एकीकरण का कार्य पूरा हो गया तो कोई शासक बनेगा इटली के संचालन के लिए, तो इमैनुएल द्वितीय, इन पर इसके ऊपर भी बहुविकल्पी में प्रश्न है। इमैनुएल द्वितीय को संयुक्त इटली का शासक घोषित किया गया। बहुविकल्पी प्रश्न में ये आपको मिलेगा, संयुक्त इटली का शासक किसे घोषित किया गया? या 1861 ईस्वी में इटली का एकीकरण पूरा हुआ, उसके बाद संयुक्त इटली का शासक किसे घोषित किया गया? तो इमैनुएल द्वितीय को घोषित किया गया। वो प्रश्न वहाँ से लेकर यहाँ पे जोड़ देना है और आपका लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की व्याख्या ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगी। इस प्रकार 1859 से 1870 ईस्वी की अवधि में इटली का एकीकरण काबूर, मेतस्नी और गैरीबाल्डी के संयुक्त प्रयासों का परिणाम था। यानी कि इटली के एकीकरण में काबूर, मेजनी और गैरीबाल्डी ने विशेष योगदान दिया, अपने जीवन का अमूल्य समय दिया और इटली का एकीकरण का कार्य पूरा हुआ। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न है, ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का इतिहास अथवा एकीकरण की प्रक्रिया स्कॉटलैंड और आयरलैंड पर इंग्लैंड का प्रभुत्व। इंग्लैंड कोई शुरुआत के दिनों में विकसित अवस्था में नहीं था, ना कोई यहाँ पे अच्छी संस्कृति या सभ्यता थी। फिर भी यहाँ के लोगों ने अपने बुद्धि बल के बल पर स्कॉटलैंड, आयरलैंड पर अधिकार कर लिया।
यूनाइटेड किंगडम का गठन हुआ। जैसे जैसे आंग्ल राष्ट्र की शक्ति में वृद्धि हुई, वह द्वीप समूह के अन्य राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व बढ़ाने में सफल हुआ। काफ़ी समय और टकराव के उपरांत आंग्ल संसद ने, मतलब ब्रिटिश संसद ने 1688 ईस्वी में राजतंत्र से शक्ति छीन ली और एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ। यानी कि 1688 में एक रक्तहीनी क्रांति होती है, एक गौरवमयी क्रांति होती है, एक सुनहरी क्रांति होती है, जिसके द्वारा राजतंत्र से या राजा से शक्ति छीन ली जाती है और उसको संसद के नियंत्रण में कर दिया जाता है। एक राष्ट्र एक राज्य का निर्माण होने के बाद इसके केंद्र में इंग्लैंड था। राजतंत्र की समाप्ति हुई। गौरवपूर्ण क्रांति के बाद संसद नियंत्रण राजतंत्र पर, राजा पर रखने चालू किया, पर केंद्र में इंग्लैंड ही था। इसके साथ ही इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच 1707 ईस्वी में एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। यानी कि स्कॉटलैंड को भी कब्जा करने की कोशिश इंग्लैंड कर रहा है। एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। इसके बाद से ब्रिटिश संसद में आंग्ल सदस्यों का ही दबदबा था, क्योंकि इस एक्ट के द्वारा, इस यूनियन के द्वारा ब्रिटिश संसद स्कॉटलैंड पर कब्जा तो कर लिया, पर उनके ऊपर दबदबा भी बनाए रखा। स्कॉटलैंड के लोगों को अपनी भाषा बोलने या राष्ट्रीय पोशाक पहनने की भी मनाही कर दी गई, क्योंकि इंग्लैंड अब अपने को विकास की ओर ले जा रहा। स्कॉटलैंड के सदस्यों पर पाबंदियां लगाना चालू कर दिया। उनकी संस्कृति और राजनीतिक संस्थाओं को योजनाबद्ध तरीकों से दबा दिया गया। उनकी भाषा को बोलने पर मना किया गया, उनकी पोशाक पहनने पर मना किया गया, उनकी संस्कृति को नष्ट किया गया, उनकी राजनीतिक संस्थाएं जो थीं उनको योजनाबद्ध तरीके से दबा दिया गया। इसी के कारण अनेक स्कॉटलैंड निवासी लोगों ने अपना देश छोड़ने पर विवश हो गए। स्कॉटलैंड पर अपना प्रभुत्व जमाने के साथ ही 1798 ईस्वी में वोल्फटोन और उसकी यूनाइटेड आयरिशमैन के नेतृत्व में जो विद्रोह हुआ, 1798 ईस्वी में वोल्फटोन और उसकी यूनाइटेड आयरिशमैन के नेतृत्व में जो विद्रोह हुआ उसे दबा दिया गया और 1801 ईस्वी में आयरलैंड को भी बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में शामिल कर लिया गया। आयरलैंड में भी इंग्लैंड ने धार्मिक भेदभाव को अपना हथियार बनाकर वहाँ आपस में फूट डाली। अंग्रेजों का तो काम ही था, जहाँ भी जिस पर भी कब्जा करते या जहाँ पर अपना शासन थोपते, वहाँ उनकी एक ही नीति रहती, आपस में फूट डालो, राज करो। वही काम आयरलैंड में इंग्लैंड ने किया। धार्मिक भेदभाव को अपना हथियार बनाया और आपस में फूट डाल दी। वहाँ जो लोग प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायी थे, उन्हें इंग्लैंड ने बहुसंख्यक कैथोलिक देशों पर अपना प्रभुत्व बढ़ाने में सहायता प्रदान की। आयरलैंड का विलय करने के उपरांत
इंग्लैंड द्वारा एक नए ब्रिटिश राज का गठन किया गया। साथ ही नए ब्रिटेन के प्रतीक चिन्हों ब्रितानी झंडे यानी यूनियन जैक, ब्रिटिश झंडे का प्रतीक चिन्ह यूनियन जैक है, और राष्ट्रीय गान गॉड सेव आवर नोबल किंग को खूब बढ़ावा दिया गया। और इस प्रकार विश्व में इंग्लैंड विश्व के 3/4 देशों पर, 3/4 भागों पर शासन करने में सक्षम हो गया। विश्व के 3/4 देशों को अपने अधीन रखा, अपने शासन के अधीन रखा, उनको गुलाम बना कर रखा, जिसकी अन्य देशों ने मांग की, आंदोलन किए और अपनी स्वतंत्रता उनसे प्राप्त की। अब अगला प्रश्न है, 18वीं तथा 19वीं शताब्दी के यूरोपीय कलाकारों द्वारा राष्ट्रों को महिला रूपों में चित्रित करना। तो 18वीं तथा 19वीं शताब्दी के यूरोपीय कलाकारों द्वारा राष्ट्रों को महिला रूपों में चित्रित करना, उनका क्या उद्देश्य था? चित्रित करने का क्या उद्देश्य था? प्रश्न है, 18वीं 19वीं शताब्दी के यूरोपीय कलाकारों द्वारा राष्ट्रों को महिला रूपों में चित्रित करने का क्या उद्देश्य था? जैसे मारियान या जर्मेनिया, ये दो विशेष रूप से इन दोनों का नाम आता है। मारियान जर्मेनिया, मारियान फ्रांस में, जर्मेनिया जर्मनी में। तो ऐसे बहुत से प्रतीक चिन्ह हैं। जैसे प्रतीक चिन्हों की बात करें तो कल्पना चित्र भी बने थे फ्रांस में। तो कल्पना चित्रों के माध्यम से, प्रतीक चिन्हों के माध्यम से लोगों को बातों को बताने का प्रयास किया गया। फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ के कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय, गणतंत्र आदि का मानवीयकरण करके जिन नारी प्रतीकों को माध्यम बनाया, उनमें मारियान तथा जर्मेनिया विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। मारियान एक लोकप्रिय ईसाई नाम है। फ्रांस ने अपने स्वतंत्रता के नारी प्रतीक को यही नाम दिया। यह छप जनराष्ट्र के विचार का प्रतीक थी। इसके चिन्ह स्वतंत्रता व गणतंत्र के प्रतीक लाल टोपी, लाल फ्राइजियन टोपी, तिरंगा और कलगी थी। मारियान की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौराहों और फ्रांस के अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर लगाई गईं, जिससे जनता को राष्ट्रीय एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे और वह उससे अपना तादात्म्य अथवा आंतरिक संबंध स्थापित कर सकें। फ्रांस में मारियान की यह छप वहाँ के डाक टिकटों पर भी, सिक्कों पर भी अंकित की गई। जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का नारी रूपक थी। वह बलूत के वृक्ष की पत्तियों का मुकुट पहने हुई दर्शाई गई है। जर्मेनिया बलूत के वृक्ष की पत्तियों का मुकुट पहने हुए दर्शाई गई हैं। जर्मनी में बलूत के वृक्ष को वीरता का प्रतीक माना जाता है। जर्मेनिया ने अपने हाथ में जो तलवार ली हुई है उस पर यह लिखा हुआ था, जर्मन तलवार जर्मन राइन की रक्षा करती है। अब ये बहुविकल्पी में भी प्रश्न रहेंगे, उन प्रश्नों को उठा के यहाँ पर सेट करना रहेगा आपको। तो जर्मेनिया ने अपने हाथ में जो तलवार ली हुई है उस पर लिखा हुआ था, जर्मन तलवार जर्मन राइन की रक्षा करती है। इस प्रकार जर्मेनिया जर्मनी में स्वतंत्रता, न्याय
और गणतंत्र की प्रतीक बनकर उभरी। और ये एक नारी छप थी जो जर्मनी में प्रतीक के रूप में लोगों में जनमानस में प्रभाव डाली। लोगों के ऊपर इसका जर्मेनिया नारी प्रतीक का प्रभाव पड़ा। अब अगला प्रश्न रहेगा, बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव और इसके क्या परिणाम हुए। बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्या था और इसके परिणाम क्या हुए, तो ये भी आपको चलिए हम व्याख्या स्वरूप बताते हैं कि 1871 ईस्वी में यूरोप में गंभीर राष्ट्रवाद का तनाव बाल्कन क्षेत्र में था। वहाँ के निवासी स्लाव बने। इस क्षेत्र में तनाव के प्रमुख कारणों का वर्णन नंबर डाल के लिख सकते हैं, या वैसे नंबर कोई भी प्रश्न करने का प्रयास करें तो नंबरिंग करके अगर करते हैं तो उसका एग्जामिनर पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो तनाव क्यों हुआ इसका वर्णन हम आपको बताते हैं कि तनाव क्यों हुआ, इसका कारण बताएंगे, फिर उसका प्रभाव क्या हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ, ये बताएंगे। तो तनाव का कारण इस क्षेत्र में भौगोलिक एवं जातीय दृष्टि से काफ़ी भिन्नता थी। बाल्कन क्षेत्र में भौगोलिक एवं जातीय दृष्टि से काफ़ी भिन्नता थी। इसके अंतर्गत आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, यूनान, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया और मॉन्टेनिग्रो शामिल थे। इस क्षेत्र के निवासियों को सामान्यतः स्लाव कहा जाता था। ये सभी लोग तुर्कों से भिन्न थे। तुर्कों और ईसाई प्रजाति के बीच अनेक प्रकार के मतभेद थे, जिसके कारण बाल्कन क्षेत्रों की स्थिति काफ़ी भयंकर हो गई। जब बाल्कन क्षेत्रों के स्लाव राष्ट्रीय समूहों में राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता की भावना का विकास हुआ तो तनाव और भी अधिक बढ़ गया। बाल्कन क्षेत्र के इस स्लाव और तुर्क क्षेत्रों में आपसी प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक बढ़ गई और हथियारों के भंडार जमा करने की होड़ लग गई। इसके परिणाम स्वरूप बाल्कन क्षेत्र की स्थिति अत्यधिक विस्फोटक हो गई। कई यूरोपीय साम्राज्यवादी देश, जिसमें रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी आदि शामिल थे, इन क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे, जिससे काला सागर से होने वाला व्यापार और व्यापारिक मार्गों पर उनका नियंत्रण स्थापित हो जाए। बाल्कन क्षेत्र में रोमानी राष्ट्रवाद के विचारों के प्रसार और ऑटोमन साम्राज्य के विघटन के परिणाम स्वरूप स्थिति काफ़ी भयंकर हो गई। एक के बाद एक उसके अधीन देश उसके नियंत्रण से निकलकर अपनी आज़ादी की घोषणा करने लगे। बाल्कन क्षेत्र के लोगों ने राष्ट्रीय एकता की भावना के आधार पर अपनी आज़ादी पुनः पाने का निर्णय किया। बाल्कन क्षेत्र का अधिकांश क्षेत्र ऑटोमन साम्राज्य के अधीन था। इसके अतिरिक्त वहाँ के बाल्कन क्षेत्र के स्लाव समूहों में आपस में प्रायः टकराव होता रहता था। इन समस्त कारणों के फलस्वरूप बाल्कन क्षेत्रों में यूरोपीय देशों और यहाँ राज्यों में आपस में कई बार युद्ध हुए, जिसका अंतिम परिणाम प्रथम विश्व युद्ध के रूप में सामने आया। अब अगला क्वेश्चन है ब्रिटेन के बारे में। ब्रिटेन की अजीबोगरीब दास्तान का वर्णन करें।
ब्रिटेन की अजीबोगरीब दास्तान का वर्णन करें। दास्तान का वर्णन करें। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, ब्रिटेन कोई ये नहीं कि बहुत सभ्य या बहुत विकसित या बहुत धनी देश पहले से था, ऐसा कुछ नहीं है। ब्रिटेन एक असभ्य, एक अविकसित देश था। राष्ट्र या राज्य का मॉडल या आदर्श ग्रेट ब्रिटेन को माना जाता है। ऐसा कुछ विज्ञानों का तर्क था। ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण अचानक हुई कोई उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं था। यह एक दीर्घकालीन चलने वाली प्रक्रिया का फल था। 18वीं सदी के पूर्व में ब्रितानी नामक कोई राष्ट्र था ही नहीं। 18वीं सदी के पूर्व में ब्रिटानी नामक कोई राष्ट्र था ही नहीं। ब्रितानी द्वीप समूह में रहने वाले लोगों जैसे कि वेल्श, अंग्रेज, स्कॉट या आयरिश की मुख्य पहचान निर्जातीय थी। ये सभी जातीय समूहों में अपनी भिन्न भिन्न राजनीतिक और सांस्कृतिक परंपराएं थीं, किंतु जैसे जैसे आंग्ल राष्ट्र की धन दौलत, उपयोगिता और सत्ता में वृद्धि हुई, वह द्वीप समूह के अन्य राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व बढ़ाने में सफल हुआ। जैसा कि स्कॉटलैंड और आयरलैंड का उदाहरण आप पहले के प्रश्नों में देख चुके हैं। एक लंबे टकराव और संघर्ष के बाद आंग्ल संसद ने 1688 यानी गौरवमयी क्रांति, रक्तहीनी क्रांति के समय राजतंत्र से शक्ति छीन ली थी। इस संसद के माध्यम से एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ जिसके केंद्र में इंग्लैंड था। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के मध्य एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में हुआ। इससे यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। इसके माध्यम से इंग्लैंड व्यवहार में स्कॉटलैंड पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर सका। इसके पश्चात ब्रितानी संसद में आंग्ल सदस्यों का ही प्रभुत्व रहा। एक ब्रितानी पहचान के विकास का अर्थ यह हुआ कि स्कॉटलैंड की विशेष संस्कृति और राजनीतिक संस्थाओं को योजनाबद्ध क्रियाकलापों से दबा दिया गया। स्कॉटिश हाईलैंड्स के निवासी जिन जिन कैथोलिक कुलों ने जब कभी भी अपनी स्वतंत्रता को व्यक्त करने का प्रयत्न किया, उन्हें शक्तिशाली दमन का सामना करना पड़ा। स्कॉटलैंड के लोगों को अपनी गेलिक भाषा बोलना या अपनी राष्ट्रीय पोशाक पहनना निषेध था। इतना ही नहीं, उनमें अधिकतर लोगों को अपना वतन छोड़ने के लिए विवश बाध्य होना पड़ा। और इस प्रकार ब्रिटेन, स्कॉटलैंड, आयरिश, भारत, अमेरिका, चीन, जापान आदि देशों पर अपना प्रभुत्व, यहाँ तक कि विश्व के 3/4 देशों पर अपना प्रभुत्व जमाया और विश्व में पहले स्थान पर अपने को स्थापित किया। पर इस समय की मांग के अनुसार ब्रिटेन उस वक्त तो बढ़ता गया जो एक असभ्य अवस्था में था, एक टोली बना कर रहता था जिनका कोई एक निश्चित पहचान नहीं थी। वो उस समय की मांग थी। अन्य देशों के ऊपर उन्होंने अधिकार जमाना चालू किया, अधिकार जमाए, लोगों के ऊपर शासन किया। पर अब जो मांग उठी इनके खिलाफ उठने लगी, इनसे अपने को स्वतंत्र करने की मांग उठने लगी। ये भी समय की मांग थी और ब्रिटेन को
बाकी दुनिया के देशों से अपना बोरिया बिस्तर बांध लेना पड़ा और विश्व के सारे देश ब्रिटेन के कब्जे से मुक्त हो गए। तो ये ब्रिटेन के इतिहास रहा। ये लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को बहुविकल्पी प्रश्नों के द्वारा और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास करना। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप आधा पन्ना एक पन्ना ही लिखें, कम से कम 2 पन्ना 3 पन्ना, ऐसा जितना आप लिखने का प्रयास करेंगे उतना ही आप ज़्यादा बढ़ते जाएंगे, आपका माइंड उतना ही ज़्यादा विकास करेगा। पर ध्यान रहे बहुविकल्पी प्रश्नों को विशेष रूप से टारगेट करना, उससे तुम्हें सहायता मिलेगी लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को करने में। तो चलिए, ये कक्षा 10 में पहले पाठ का तीसरा सेशन जा रहा है। तीसरा सेशन है लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का। तो अब हम इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।